डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेश पेज, गिव द हेडिंग आईओज और आरओज, जल्दी से। आईओज और आरओज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ध्यान से लिखेंगे बिल्कुल। हाँ इसमें ही आएगा, बट वैसे तो एक ही है, बट मैं अलग करवाता हूँ क्योंकि आरसेप आ जाता है आपके एग्जाम में, उल्टा टॉपिक है वो थोड़ा ना, यूपीएससी पूछता है उसे पिछले 5-6 साल से। ओके, आईओज और आरओज फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। चलिए, The IOs or ROs are developed by the countries, ध्यान से लिखेंगे, The IOs or ROs are developed by the countries on the principle of mutual understanding with mutual agreement, which is also called as the capital words inverted commas, MUMA, MUMA, MUMA. वैसे these are two theories, MUMA and MAMU. MUMA is mutual understanding, mutual agreement, और MAMU वही हो जाएगा, म्यूचुअल अग्रीमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बट थ्योरीज अलग है। ओके, इसी में कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। दीज ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प्स इन प्रमोटिंग नेशनल इंटरेस्ट ऑफ एवरी नेशन स्टेट and also helps in resolving bilateral or trilateral issues between the member states. These organizations work in number of cooperations as well as the significant fields like economic, trade, free trade agreement, poverty eradication ज्यादा साउथ की कंट्रीज बात करेंगी, नॉट ऑफ द नॉर्थ और यूरोप। ओके, poverty eradication, terrorism, education, policy making, etc. Leave one line, then write. Some IOs or ROs are as follows. First, you will write down the full form over here only. आगे हमें लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 फर्स्ट लिखिए SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका।
थर्ड आरसेप, इसको आरसीईपी भी बोलते हैं, ठीक है, आरसेप, आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। फोर्थ आसियान, ASEAN, आसियान, फुल फॉर्म लिखेंगे, इट इज नॉट एशियन, इट इज आसियान, ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, नेक्स्ट बिम्स्टेक, BIMSTEC, BIMSTEC, it is having two full forms, write down, Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, technical and economic cooperation, write down the second full form, Bay of Bengal Initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation। नेक्स्ट लिखेंगे MGC, फुल फॉर्म मेकोंग गंगा, MEKONG, मेकोंग इज अ रिवर, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट सार्क, SAARC, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट G8, ग्रुप ऑफ 8, नेक्स्ट G20, ग्रुप ऑफ 20, नेक्स्ट IBSA, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, IBSA, IBSA, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट OIC, write it down, Organization for Islamic Cooperation। नेक्स्ट OECD, Organization for Economic Cooperation and Development। नेक्स्ट क्वाड, QUAD, क्वाड। नेक्स्ट ITU2, आई फिर लिखिए QUAD, क्वाड के बाद ITU2,
आई लिखिए, फिर न्यूमेरिकली 2, अगेन यू, देन न्यूमेरिकली 2, ITU2. नेक्स्ट G4. नाउ लीव 2 लाइन्स एंड राइट स्टार मार्क देके NPT प्लस CTBT. NPT plus CTBT refer to Indo-Japan. Next, NAM, NAM. NAM refer to the topic of Cold War. And last, NSG, Nuclear Suppliers Group. Write down bracket, refer to the colored handouts of IR. Leave 2 to 3 lines. Write down the first SCO. India was accepted as the full member of SCO in 2015. Full member of SCO in 2015. However, the procedural inquiries were completed in 2018-19. Comma, with the India, Pakistan also became the Pakistan also became the full member of SCO. Next line. Prior to 2015, India was having an observer status in the SCO. Next line. SCO was founded in 1996. However, its basic working was started in 2001. The headquarters of the SCO are located in Beijing. नेक्स्ट लाइन में लिखिए फाउंडिंग मेंबर्स. चाइना, शॉर्ट फॉर्म लिखिए जल्दी, इतना टाइम नहीं है ना. कजाकिस्तान, कजाक लिख लीजिए KZ. किर्गिस्तान KRY किर्गिस्तान. रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. नेक्स्ट लाइन. करंट मेंबर्स. इंडिया और पाकिस्तान लिख लीजिए, बाकी तो पुराने हैं ही हैं. ईरान अभी वो मेंबरशिप प्रोसेस चल रहा है उसका. इंडिया एंड पाकिस्तान और ब्रैकेट में ईरान भी लिख दीजिए ना, ताकि फिर आगे प्रॉब्लम ना रहे. बनना तो है ही उन्होंने. ओके. नेक्स्ट लाइन. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपनिंग अप द SCO
the basic objective of opening up the SCO was to put the attention on the mutual security and the projects related to transportation, communication, and finance. Leave one line, give the subheading. Summits or meetings of SCO. Summits और मीटिंग्स ऑफ SCO. जल्दी से लिखिए, पॉइंट्स बना लीजिए इसके 1 2 3 4. फर्स्ट पॉइंट 2018 किंगदाओ QINGDAO किंगदाओ चाइना. 2019 बिशेक किर्गिस्तान. 2020 चेल्याबिंस्क CHELYABINSK रशिया. चेल्याबिंस्क रशिया. 2021 कजाकिस्तान. 2022 चाइना. और एक पॉइंट बना के लिख दीजिए, 23 और 24 में स्पेस खाली छोड़ दीजिए. 23 एंड 24 लीव द स्पेस. ब्रिक्स, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स. ब्रिक्स इकोनॉमीज आर वन ऑफ द fastest growing economies of the world. The BRICS summit focuses on improving global economic situation by reforming the financial institutions and also discuss how these countries will cooperate in the near future. Next line. The first BRICS summit was held in Yekaterinburg. YEKATERINGBURG, Yekaterinburg, Russia in 2009. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, there are two strong pillars of BRICS. A and B. A, NDB, New Development Bank. NDB, New Development Bank. And B,
CRA, contingent reserve arrangement, पहला लिखिए NDB. The NDB has formally started its operations and its headquarters are located in Shanghai, having a initial capital of US dollar 50 billion, which will be expended to the US dollar 100 billion in a couple of years. The basic purpose of the NDB is to counter the Bretton Woods. याद है आप सबको Bretton Woods? Is to counter the Bretton Woods. Second लिखिए CRA. CRA provides the framework for protection against global financial pressures like trade deficit, export-import issues, बिजनेस साइकिल, ये आपका रिसेशन डिप्रेशन लिख लीजिए, रिसेशन डिप्रेशन एटसेट्रा. जल्दी से समिट्स और मीटिंग्स, साउथ अफ्रीका, 19 ब्राजील, 20 रशिया, 21 इंडिया, 22 चाइना and 23 South Africa. I request you to write down the next organization. Third, RCEP. Originally, the RCEP was launched at ASEAN during an interministerial session at Spring, Kuala Lumpur. The RCEP has offered, ध्यान से लिखेंगे, the RCEP has offered 75 to 80 75 to 80
line of duty cuts, RCEP was made to eliminate, confusing and irrelevant, trade rules. फोर्थ लिखिए आसियान. The administrative structure of ASEAN is located in Indonesia and it was formed on August 8, 1967. Basically by the Indonesia and few other ASEAN nations like Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. The principal aim of the ASEAN is to push the principal aim of the ASEAN is to push the economic growth and social progress and socio-cultural evolution and resolving the differences peacefully. In original ASEAN meetings held twice a year. But now they are concluded into a single meeting. Leave one line, give the subheading summits or meetings of ASEAN. ठीक है, ये हम लिखते हैं 2018 से सिंगापुर, जल्दी 2018 सिंगापुर, 19 थाईलैंड, 20 वियतनाम, 21 ब्रुनाई, BRUNEI ब्रुनाई, 22 कंबोडिया. फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखिए कंबोडिया, बिम्स्टेक. 22 इज कंबोडिया, फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन इज बिम्स्टेक. बिम्स्टेक का फुल फॉर्म हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 फुल फॉर्म हमने लिखे हैं. जो भी रिक्वायर होगा हम दोनों ही अप्रूव्ड है हमारे एग्जामिनेशन. ओके. बिम्स्टेक मेंबर स्टेट्स बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार,
नेपाल एंड इंडिया, हेडक्वार्टर्स ढाका, established June 6, 1997. The main objective of BIMSTEC is the main objective of BIMSTEC is technological and economic partnership among the South Asian countries along with the coast of coast of Bay of Bengal, next line, further cooperating in the sectors like leather, textile, fishing, transportation, agriculture, etc. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, however the BIMSTEC regional grouping comprises of Bhutan, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka. Next line. Today, BIMSTEC is an important area of regional connectivity. The shining example in this direction is capital words inverted commas IMT highway, screen, IMT highway, India, Myanmar, Thailand. Trilateral highway. India has also set up capital words inverted commas screen TEWC, Tsunami Early Warning Center, for the information exchange with the BIMSTEC nations. ठीक है, सिक्स्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखिए MGC. Established November 10, 2000 at
लाओस, LAOS, लाओस, बट लाओस तो कंट्री है, कैपिटल लिखिए लाओस का, क्या है लाओस का कैपिटल, एनी आइडिया? ये क्या बात बनी? लाओस का कैपिटल क्या है? अब बताओ ये मुस्कान, लिखिए वियंतियान, VIEN, थोड़ा ऑड सा कैपिटल है इसका, इसलिए जनरली याद भी नहीं होता। VIENTIANE, वियंतियान। मेंबर्स इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम। इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम। नेक्स्ट लाइन, MGC emphasizes on 4 areas of cooperation. Continue writing. MGC emphasizes on 4 areas of cooperation. 1, 2, 3, 4. First, tourism. Second, agriculture. Third, culture and education. And fourth, transportation. ऑल राइट। 7th लिखिए ओपेक, OPEC, जल्दी से। हेडक्वार्टर को शॉर्ट पे बना लीजिए, लाइक दिस स्क्रीन, हेडक्वार्टर्स, ठीक है, वियना, ऑस्ट्रिया। Right about this. OPEC is basically a union of 14 member states, 14 member states which are having the dominance, in the field of petroleum. The OPEC nations continue to dominate the world politics through the system of black gold. कोयले को और तेल को ब्लैक गोल्ड ही बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट लाइन, ओरिजिनली ओपेक वाज फॉर्म्ड इन 1960 बगदाद, इराक। नेक्स्ट लाइन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओपेक आर एज फॉलोज। First, to restore the prices of crude oil, to the minimal level. Second point, to provide effective stability in the prices of crude oil without any fluctuation. Leave one line then write, members of OPEC, प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ द कंट्रीज। एक ही लाइन में इकट्ठा लिखते रहिए, पॉइंट्स मत बनाइएगा, ओके, क्योंकि देयर आर 14 कंट्रीज शूट। किसी का जरूरत हो तो आई विल राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ दैट कंट्री। अल्जीरिया, एंगोला, कॉन्गो,
screen. Ecuador, Ecuador, Guinea, screen. Gabon, screen. Iran, Iraq, Kuwait, Iran, Iraq, Kuwait. Libya, Nigeria, Saudi, Libya, Nigeria, Saudi, US and screen Venezuela, US and Venezuela. Eighth organization SAARC, headquarters Kathmandu, Nepal, headquarters Kathmandu, Nepal. Regional centers Islamabad, Dhaka and New Delhi. Regional centers Islamabad, Dhaka and New Delhi. Members Afghanistan, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, India and Maldives. Established 1985. ऑब्जर्वर स्टेट्स, मतलब जो इसमें ऑब्जर्वर का जिनको दिया गया है, ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन से हैं ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में. ऑस्ट्रिया, चाइना, ईयू, ईरान, जापान, मॉरिशियस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड यूएस. Leave one line, paragraph format. The creation of SAARC stated the promotion of welfare of people by pushing economic growth, self-reliance, mutual trust and collaboration in the field like PESTEL. याद है आप सबको? PESTEL, PESTEL. And this cooperation among the members is based on mutual respect, sovereignty, equality, territorial integrity, political independence, etc. Next line. The first summit of SAARC held at Dhaka 1985. And the second at Bengaluru 1986. Next organization G8 और G7. G8 और G7.
It basically refers to the union of 7 countries which are working together for the political momentum in all the democratic nations. The organization was established in 1975. Earlier it was G6. That is France, Germany, Italy, Japan, UK and US. With the addition of Canada in 1976, it became G7, and when Russia was added to the political forum in 1997, it became G8. Recently, Russia is suspended from the G8 in 2014 following the annexation of Crimea. Meetings or summits. 2016 Japan, 17 Italy, 18 Canada, 19 France, 20 US, 21 UK, 22 Germany, 23 Japan, 24 Italy. Next line. Current members of G8, G7 ही लिखिएगा वैसे इसे. Current members of G7. Canada, France, Germany, Italy, Japan, US, UK and EU. Right on the last organization, G20. Formed 1999. Members. Write down the name of the 20 countries. Okay. Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, South Korea,
मैक्सिको, रशिया, सऊदी, अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस, ईयू। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे पैराग्राफ फॉर्मेट। द बेसिक पर्पज ऑफ G20, जल्दी, द बेसिक पर्पज ऑफ G20 is to bring both developed and developing countries on a single platform and cooperating on a significant issues. Leave one line. Summits or meetings. 2018 Argentina, 19 Japan, 20 Saudi, 21 Italy, 22 Indonesia, 23 India, and 24 Brazil. Please slow down, get relaxed, then we start the discussion. ठीक है, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इसका. सो टुडे वी आर हैविंग अ न्यू टॉपिक बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड विद द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस. So this is the international organization or the regional organization. Okay, basically the thirst for the IOs or ROs were developed after the World War II. Previously, prior to World War II, we do not find any significant development in the field of the IOs or ROs. There were few organizations or the pacts like the after the World War II you have studied. START था, ये Strategic Arms Reduction Treaty था, SALT बना, Strategic Arms Limitation Treaty. बने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बट कोऑपरेशन पे नहीं बने, जो इकोनॉमी के ऊपर बात करें, पॉवर्टी के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर.
तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी थोड़े बहुत ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, बट ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही डेवलप हुआ है। दैट इज द थर्स्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आईओज और आरओज। पहले ऐसा नहीं था। 45 से पहले आप लोग को जानते ही हैं, जो ज्यादा पैक्ट्स बनते थे वो डिफेंस के लिए बनते थे, जिसे हमने पढ़ा था वर्ल्ड वॉर 1 में। अब वो यूटिलाइज होगी वो डाटा हमारे लिए, लाइक द ट्रिपल एंतांते, ट्रिपल अलायंस, ये सब डेवलप हुए थे। ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब इन्होंने डेवलप किया था, वो डिफेंस के लिए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी कंट्रीज का इतना ही दिमाग था कि हमें सिर्फ डिफेंस के लिए ही पैक्ट्स चाहिए, तो उनके लिए उन्होंने क्या बनाया, नाटो, वॉर्सो, ऑल दिस। बट जैसे जैसे वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और इकोनॉमी बिकेम अ फर्स्ट पैरामीटर एंड डिफेंस केम ऑन द सेकेंड, नाउ देयर वाज अ डेवलपमेंट फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू कर दी गई बाय द मेंबर स्टेट्स। अब इससे फायदा क्या होता है, इट इज लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप, ओके, जिसके ऊपर काफी सारे लोगों ने एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया। जैसे हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके ऊपर अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग इंफॉर्मेशन डाल दिया। किसी ने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डाल दिए, किसी ने मेंस रिटन के डाल दिए, किसी ने वर्ल्ड एटलस का मैप डाल दिया। तो बिल्कुल उसी की तरीके से ही है ये भी। जैसे अगर हम एससीओ के मेंबर बने तो एक पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेना है, ये आपको मैं आज ही सिखा देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेना है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, उसके हिसाब से हम उसका लेवल देख लेंगे। अब आप G8 के अंदर उठा के लिख दे पॉवर्टी, पॉवर्टी पे क्यों बात करेगा G8 भाई? क्लियर? पॉवर्टी के ऊपर थोड़ी ना बात करेगा, वो किस पे बात करेगा? क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, डेमोक्रेसी का स्टेबलाइजेशन, इन पे बात करेगा। हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस एससीओ, ब्रिक्स, सार्क, किस पे बात करेंगे? जल्दी बता दीजिए, आप कुछ पॉइंट्स फिक्स कर लीजिए अपने माइंड में। बताइए। पॉवर्टी, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। इकोनॉमिक, कनेक्टिविटी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यही होंगे 5-7 पॉइंट्स है। इसी का हम रट्टा भी क्या लगाना है, रेशनली हमें याद रहेंगे। तो फॉर दैट पर्पस दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर डेवलप्ड। वी हैव रिटन अ लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। एक बार आप लिस्ट खोल लीजिए। हमने G20 तक किया है। G20 के बाद इब्सा से लेके G4 तक आप लोग असाइनमेंट बना के लाएंगे। पहले ही आपको बता दिया आज का टास्क। इब्सा से लेके IBSA से लेके G4 तक आपका असाइनमेंट रहेगा ईच ऑर्गेनाइजेशन 150 वर्ड्स, ठीक है। एनपीटी, सीटीबीटी, नैम और एनएसजी हम कर चुके हैं। एनएसजी हम कलर्ड हैंडआउट्स में कर ही लेंगे, ठीक है। एससीओ जल्दी से ओपन कर लीजिए। सो इंडिया हैज बिकम द मेंबर फॉर द एससीओ इन 2015, ओके। सो विद द प्रोसीजर इंक्वायरीज वर कंप्लीट इन द 18-19। इंडिया के साथ साथ किसको मेंबरशिप मिल गया? पाकिस्तान को। देखिए एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम चाइना पे है, तो चाइना पाकिस्तान को मेंबरशिप ना दे, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो वो तो मिलेगा ही, ओके। प्रायर टू 2015 इंडिया वाज हैविंग द ऑब्जर्वर स्टेटस। दो चीजें होती है ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें याद रखनी है, एक तो होता है मेंबर एंड सेकंड इज द ऑब्जर्वर। क्या डिफरेंस होता होगा इसमें? बस बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, हाँ एब्सोल्युटली राइट, वोटिंग राइट्स। ऑब्जर्वर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, बस ऑब्जर्वर जाके बस बैठ सकता है, विचार दे सकता है अपने, बट वोटिंग नहीं कर सकता उसमें, ओके। तो दैट इज द थिंग। फाउंडिंग मेंबर्स, ये चीजें देखिए। हाँ, अब आपको मैं इसमें डिफरेंशिएट कर देता हूं कि इस टॉपिक में से एज आई टोल्ड यू कि 99% प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। तो कैसा क्वेश्चन आएगा आपको पहले ही बता देता हूं मैं, और आप इसको रट्टा वगैरह ही लगाना पड़ेगा। किस टाइप का आएगा ये आपने याद रखना है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर्स पूछ लिए, ठीक है। दूसरा पूछ लेंगे उसकी सबमिट्स और मीटिंग्स। सबमिट्स और मीटिंग जिस साल हम अपीयर कर रहे हैं उससे 3-4 साल पहले का, और अगले साल का भी अगर अपने पास अपडेट हो जाए तो अच्छा है। बट अगले साल का मीटिंग अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस का ही अपडेट होता है, फालतू के ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं होता। जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, अगले साल का बता के रखेंगे वो एडवांस में, ओके। तो ये 2-3 टॉपिक्स होते हैं। अब सबमिट्स और मीटिंग्स में तो क्या बताना है, ऑब्जेक्टिव क्या है एससीओ का, एक बार देख लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस। द नेक्स्ट इज द ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। शायद से अगर मैं एक बात कहूं तो ऑल 5 आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ओके। हालांकि रशिया अभी बैकफुट पे है इनका, हाँ बिल्कुल। मोटो होते हैं किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जैसे एक्चुअली होता क्या है, पहले इनको एक प्रॉपर मोटो दिया जाता था, जैसे लाइक द नाटो में हमने लिखा ही है 1 फॉर ऑल फॉर वन, ऑल दिस। बट अभी क्या होता है कि ना सभी स्टेट्स को ऐसा होता है कि हमें अपना देना है। अब जैसे इंडिया ने इस साल दे दिया वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है ना। अब अगले साल मीटिंग है ब्राजील में, ब्राजील विल नॉट एडॉप्ट, उनका भाई अपना होगा, क्या पता अपनी लैंग्वेज ब्राजीलियन में वो कुछ देते हो अगले,
तो इसलिए अब जल्दी चेंज होते रहते हैं। ओके, तो देन इनटू द ब्रिक्स, ब्रिक्स का जो मेन काम है दैट इज टू रिफॉर्म द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसीलिए ब्रिक्स को बनाया गया था। एक्चुअली हुआ क्या, जो वर्ल्ड की डिपेंडेंसी थी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की, मैंने आपको करवा दिया है, ब्रेटन वुड्स, इसके ऊपर ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो ब्रिक्स इकट्ठे हुए, इन्होंने कहा अपना ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं और इसके अंतर्गत अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, पैसा तो इतना नहीं होगा, ये तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस मत पूछिएगा, पहले ही क्लियर है भाई, ये तो ब्रिक्स में चाइना ही है जो पैसा देगा सबसे ज्यादा। तो देखिए अगर हम ब्राजील, ओके, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, देखो इनको तो पूरा नल एंड वॉइड ही मानो, अब इनसे क्या लेंगे, ठीक। अब उसके बाद रशिया की भी कंडीशन थोड़ी ऐसी ही है, अब तो ज्यादा हो गई है ड्यू टू द वॉर, और जब तक ये वॉर लगेगी उसके अगले 5 साल तक पकड़ के चलिए कि कंडीशन ऐसी रहेगी, ठीक। तो ब्राजील भी ठीक ठाक है, अभी इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज बहुत है। तो मेन कौन कॉन्ट्रीब्यूटर है, इंडिया एज वेल एज द चाइना। अब इंडिया ने तो पॉपुलेशन में भी चाइना को पछाड़ दिया है, तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर तो और ज्यादा प्रेशर्स अब बढ़ जाएंगे। और चाइना का इकोनॉमी अच्छा है, 15 से 18 ट्रिलियन के बीच में वो बोलते हैं, और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छा खासा चलता है, जितना मैं स्टडी कर ही रहा था कल उसके बारे में कुछ, तो एक जर्नल पढ़ा था मैंने, तो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज अभी कंपैरेटिवली काफी अच्छा है। वर्ल्ड के टॉप 5 स्टॉक एक्सचेंजेस में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का भी आता है। द टॉप 5 स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ द वर्ल्ड इज द फर्स्ट इज द NYSE, ये तो आंख बंद करके हमें याद रखना है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड है नास्डाक, ओके, जर्मन में इसको बोलते हैं नास्डाक, ओके। नास्डैक इज ऑल्सो यूएसए स्टॉक एक्सचेंज, ओके, ये भी यूएसए का ही है। फिर उसके बाद आता है LSE लंदन स्टॉक एक्सचेंज, अपना BSE भी टॉप 5 में ही आता है वर्ल्ड में, बहुत बड़ी बात है, ओके। तो दीज ऑल आर द स्टॉक एक्सचेंजेस, बट डिस्पाइट आफ्टर दैट जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, चाइना का है। तो इंडिया ज्यादा पैसा इसमें नहीं खींच सकता ना, फिर और इश्यूज हो सकते हैं, पता चले कल को वॉर ही चाइना के साथ लग गई, तो हम अभी भी वर्ल्ड, यू नो अबाउट दैट, कल ही तो डिस्कस किया था, आवर ऑल डैम्स इन JK आर स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। इसका 50 बिलियन तो कितना है, 50 बिलियन तो अभी इसका इनिशियल कैपिटल है, 120 बिलियन के हमारे प्रोजेक्ट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना फंड दे रहा है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक को फाइनेंस कर रहा है यूएस, तो इट मेक्स अ डिफरेंस ना, ओके। आफ्टर दैट इट हैज 2 इंस्टीट्यूशंस, एनडीबी का काम क्या होगा, दैट इज टू काउंटर द ब्रेटन वुड्स। एनडीबी इज लाइक वर्ल्ड बैंक एंड CRA इज लाइक IMF, एब्सोल्यूट, समझ आ गया सबको। एनडीबी का काम हो गया पॉवर्टी ये सब चीजों पे, और CRA का किसके ऊपर काम हो गया, अब इकोनॉमिक इश्यूज, यू हैव टू रिमेंबर रिसेशन अभी चल रहा है, वैसे दिस इज द ऑनगोइंग रिसेशन, लेऑफ्स आर गोइंग ऑन, तो उसमें ज्यादा जो यूरोप है वो ज्यादा लोन लेता है IMF से, हम लोग ज्यादा लोन लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। तो हमारे ऊपर कोई इकोनॉमिक प्रेशर होगा तो हम किससे लेंगे, CRA से, ओके। सो बेसिकली द NDB एंड CRA टू काउंटर द ब्रेटन वुड्स, ओके। इंपॉर्टेंट समिट्स और मीटिंग्स ये क्या पढ़ने का। नेक्स्ट इज द RCEP से पहले पढ़िए आप आसियान, ओके। आसियान पे आइए, तो आसियान इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इट वाज डेवलप्ड इन 1967 इन इंडोनेशिया। साउथ ईस्ट तो आप समझते ही हैं इंडिया का, ओके, दिस इज द इंडिया, ओके, ये इंडिया का साउथ है और ये ईस्ट है, तो इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये कौन से होंगे, साउथ ईस्ट एशिया। म्यांमार से स्टार्ट कर लेते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, ऑल दीज आर द साउथ ईस्ट एशिया। तो इनका काम क्या है, देखिए पहले तो इनका काम ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करना, वो बहुत डिटेल एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ा इंडोनेशिया अपनी चलाता है यहाँ पे, इनटू दिस एरिया, इंडोनेशिया इज द बिग ब्रदर, बट ऐसा नहीं है कि इनके कुछ डिफरेंसेस है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते ये लोग। हाँ, दे आर यूनाइटेड अगेंस्ट चाइना, दे आर एंड ASEAN is fulfilling the credentials of India's Look East policy। याद है आप सबको लुक ईस्ट पॉलिसी पढ़ाया चाइना में, ASEAN को जोड़ दीजिए, जबरदस्त आपका आंसर बन जाएगा। एक तरफ तो ASEAN को जोड़ दीजिए, दूसरी तरफ लुक ईस्ट पॉलिसी, और तीसरा हो गया आपका वन मोर टॉपिक दैट इज द RCEP। ये होता है आपका आंसर राइटिंग यूपीएससी का, 3 चीजों को जोड़ देना। कौन सा एक्टिसा, वो बात तो एक ही है, ओके। तो ASEAN लुक ईस्ट पॉलिसी एज वेल एज द RCEP, मतलब तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इट विल डेवलप अ प्रॉपर आंसर राइटिंग ऑफ द IR, मतलब तीनों को। देन आफ्टर दैट ASEAN इज देयर, तो
we were having 2 meetings of the ASEAN every year, okay, but it is concluded into the single meeting. You have to remember, India is not a member to the ASEAN. We are an observer into the ASEAN, but we pay a lot of things to the ASEAN because for the Lucas policy we cannot leave the ASEAN, okay. So India is not a member, but हम होस्ट करते हैं उसे, कई बार फंड भी देते हैं, यूएस भी आता है इसमें, तो बड़ी बात है, ओके। समिट्स और मीटिंग्स आप घर पे देखिएगा। आरसेप है। अब हुआ क्या, अब ये आपको समझना है, आसियान का मीटिंग हो रहा था कोलालमपुर में, ठीक है, प्लीज लिसन टू दिस प्रॉपरली। आसियान मीटिंग वाज गोइंग टू बी हेल्ड एट कोलालमपुर। वहां पे इंडिया ने एक प्रपोजल दिया कि यार एक टैक्स को रिबेट के लिए एक सिस्टम ले आते हैं, आरसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हमने कहा कि जो ये साउथ ईस्ट एशियन स्टेट है ये हमारे प्रेफरेंशियल ट्रेड पार्टनर्स हैं, पीटीपी है हमारे, तो इनके लिए हम टैरिफ कम कर देंगे। अब क्वेश्चन राइज हुआ कि भाई इंडिया क्या कम करेगा, तो इंडिया ने कहा कि हम कॉफी और पेपर पे 50% खत्म कर देंगे। इंडिया में बहुत बड़ा एक, आप लगा लीजिए कि एक पॉलिटिकल डिसेंट जनरेट हो गया। तो द जनरेशन ऑफ अ पॉलिटिकल डिसेंट इनटू द इंडिया कि कॉफी और पेपर जो ज्यादा इसका प्रोडक्शन है इट इज इनटू द साउथ इंडिया, वी नो अबाउट दैट, एंड द फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया आर फेसिंग अ ह्यूज लॉस ओवर दिस। बट डिस्पाइट आफ्टर ऑल दिस पॉलिटिकल टर्मोइल्स द इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड टू द आसियान। हमने कहा कि हम कम करेंगे और जितने भी ट्रेड रूल्स हैं इसको खत्म कर देंगे, ओनली फॉर द, किसको अचीव करना है, लुकिस एक्टिस पॉलिसी को, ओके, और आरसेप हम इसी के लिए लाएंगे, ओके। तो आरसेप इंडिया के लिए काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट इज द बिम्स्टेक, बांग्ला, ये आपने फुल फॉर्म पढ़ लिया, हेडक्वार्टर्स ढाका में, इनका भी वही नॉर्मली काम है, क्या काम होगा इनका, दीज आर वर्किंग इनटू द फील्ड लाइक, एक बार देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, लेदर, टेक्सटाइल, फिशिंग, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज द एग्रीकल्चर। बिम्स्टेक रीजनल ग्रुपिंग कंप्राइज ऑफ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एज वेल एज द श्रीलंका, ओके। अभी ये भी प्रपोज हुआ है आईएमटी, इसको याद रखिएगा। व्हाट इज आईएमटी? इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, बिकॉज ऑल दीज 3 नेशन स्टेट्स आर कनेक्टेड बाय रोड। क्लियर विद दिस और नॉट? इंडिया से इजिली रोड जाता है म्यांमार, और म्यांमार से थाईलैंड डायरेक्ट रोड और रेल कनेक्टिविटी हो सकता है। दूसरा, इंडिया ने सेटअप किया है टीईडब्ल्यूसी, आपके प्रीलिम्स में आ सकता है, सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। द नेक्स्ट इज द ओपेक, ओपेक इज एमजीसी, एमजीसी इज नवंबर 10, 2000, वियंतियान, लाओस, ओके। मेंबर्स वही काम है एमजीसी के भी, जैसे इंडिया में बहुत फेमस रिवर है गंगा, वैसे उनका मिकोंग है, ठीक है, तो उसी के नाम पे रख दिया। आगे तो कहानी समझ आ गया होगा एमजीसी का, क्या बताना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज द ओपेक। ओपेक काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमारे सब्जेक्ट में कम आता है। ओपेक इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब इसकी कहानी थोड़ी समझ के आप चलिएगा। जो पेट्रोल है और डीजल है, वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट, एक हम कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स में से एक है फॉर द रनिंग इकोनॉमी। अब नाउ व्हाट इज रनिंग इकोनॉमी? अ इकोनॉमी व्हिच इज इनटू द वर्किंग कंडीशन, हुज कंट्रीब्यूशन इज वेरी मच हायर इनटू द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दैट इज कॉल्ड एज द आरई, रनिंग इकोनॉमी, ओके। अब ओपेक का काम क्या है? पहले ना अलग अलग कंट्रीज हुआ करती थी। अब ये कहानी बहुत पुरानी है, 1970s के आसपास है। उस टाइम ना सऊदी लीडर बनने वाला था। सऊदी वॉज अ इवॉल्विंग लीडर इनटू द मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया। मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया में जो लीडर बनने वाला था वो सऊदी था, बट सऊदी को ना बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज थी आसपास की कंट्रीज से। तो सऊदी ने यूएस को कहा कि आप मेरे को सिक्योरिटी दीजिए। यूएस ने कहा ठीक है सिक्योरिटी दे देंगे, बट यूएस ने कुछ शर्तें रखी। यूएस ने कहा कि एक शर्त रखी जाएगी कि आज से जितना भी क्रूड ऑयल का जो सेल परचेज है वो किस में होगा? डॉलर। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी। तो दे सेड कि वी आर द वर्ल्ड हेजेमोन। तो यूएस ने एक नया टर्म ओरिजिनेट किया, वहीं पे बैठे बैठे, ये वैसे रिसर्च का टॉपिक था एक टाइम में, पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर ओरिजिनेट किया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड में जितना भी एक्सचेंज होगा वो किस में होगा? डॉलर में होगा, ओके। एंड यू हैव टू, हर स्टेट ना अलग अलग टाइप का होता है, ओके। इफ यू कंसिडर अबाउट लाइक, जैसे हम कहें कि ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, यमन, इंडोनेशिया, इन सारों के एक नाम होते हैं, जैसे इन सब कंट्रीज को बोला जाता है पेट्रो स्टेट। तो आपने इतना लिख दिया, बहुत हैवी लेवल आंसर राइटिंग हो जाता है स्टूडेंट का, तो बहुत बड़ी चीज लिख दी आपने अगर आपने एग्जाम में लिख दिया तो जैसे ऑल दीज आर द पेट्रो स्टेट। जैसे स्विट्जरलैंड इज अ विच काइंड ऑफ स्टेट?
टॉर्स स्टेट, टूरिस्ट है ना, टॉर्स स्टेट। यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? स्विट्जरलैंड टूरिज्म पे तो डिपेंड है। कितना पॉपुलेशन है स्विट्जरलैंड का? 80 लाख। 80 लाख होता ही कितना है? अपना उत्तर प्रदेश 23 करोड़ पे बज रहा है, ठीक है, तो 80 लाख तो इनका पॉपुलेशन है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द स्विट्जरलैंड? बताइए, ठीक बोल रहे हो? अब तो अर्पिता ज्यूरिख, ज्यूरिख, जिनीवा, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज। आप बताओ शीश, आप तो इन चीजों में लगे रहते हो भाई। आप बताओ प्रियंका, आप पीछे, आप दोनों बता दो, कुछ तो कैपिटल होगा ही। इट्स बर्न। Okay, officially the Switzerland doesn't have any capital. You're right. But आपको जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो कुछ रिकॉग्निशन देना पड़ता है, तो दी फैक्टो कैपिटल इज बर्न। स्विट्जरलैंड बड़ा जबरदस्त कंट्री है, मतलब यू कैन नॉट बिकम अ सिटीजन ओवर देयर। ऐसे नहीं कि आप कोई भी कंट्री के, पाकिस्तान वालों को तो सिटीजनशिप पाकिस्तान ही ना दे तो बाकी स्टेट्स का तो क्या कहें। स्विट्जरलैंड देता नहीं है, सिटीजनशिप नहीं देता पाकिस्तान नेशनल को, बहुत सारी कंट्रीज नहीं देती। तो बर्न इज द डी फैक्टो कैपिटल ऑफ द स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज अ टॉर्स स्टेट। फ्रांस 70, बड़ी पुरानी इस चीज के टॉपिक है, बड़े अच्छे हैं। फ्रांस 1799 में होता था इंडस्ट्रियल स्टेट। 1799 की बात कर रहा हूं मैं, कितना पुरानी बात है। रेवोल्यूशन हो गया था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन। चर्च स्टेट हुआ करते थे। यू नो अबाउट, देयर इज अ वेरी फेमस म्यूजियम इनटू द आर्टिस्टिक स्टेट भी बना है रेनेसांस के टाइम पीरियड में, व्हेन द फ्रेंच रेनेसांस वाज देयर, लाइक द पेंटिंग ऑफ द मोनालिसा। ओके, द करंट एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ द पेंटिंग इज ₹5100 करोड़ इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। 5100 करोड़ का पेंटिंग है वो मोनालिसा का। ओके, मोनालिसा का टॉपिक पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में पढ़ाता हूं मैं वो। तो एट दैट टाइम वी अंडरस्टैंड अबाउट कि हर स्टेट का अपना एक नाम होता है जो ऑफिशियली इसको नाम दिया जाता है। जैसे इंडिया एक मिक्स स्टेट है, तभी तो हम मिक्स इकोनॉमी है। इंडिया मिक्स स्टेट है क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ, वैसे तो अगर हम इनको बोलने में आए तो एग्रेरियन स्टेट हम बोल सकते हैं। एग्रेरियन स्टेट इज द राइट स्टेट। खाओ रहे एक बार देखना विषय। क्या सीन क्या है ये? तो ये ऑन कैसे है? ये जनरल इलेक्ट्रिक से आ रही है क्या इनकी इलेक्ट्रिसिटी? Okay, so we were discussing about the different kind of states. Okay, now kindly open the topic of the OPEC. The headquarters are located into the, मतलब ये पीछे ऑफ किया इन्वर्टर। Headquarters are located into the Vienna, Austria. It is comprising of 14 states. Okay, and it was formed at Baghdad, Iraq, 1960. Okay, अब इनका मेन काम क्या है? What is the first point? To restore the prices of crude oil. Okay, and second is the effective stability in the price of crude oil without any fluctuation। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन क्यों नहीं होना चाहिए प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल में? ऐसा क्यों है? इन्वर्टर ऑफ किया था मधुर, बताइए। अच्छा, और अच्छा ठीक है, हाँ इकोनॉमी इफेक्ट करिए। कैसे कैसे आगे बताओ इसे। देखो, अगर प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल आज 131 है, कल 140 हो गया, कोई भिंडी सब्जी नहीं है ये कि इसको कभी भी कितना ही बढ़ा दिया कितना ही कम कर दिया। आप
increase into the prices of the oil will increase the price of everything in the economy. ठीक है ना, देखिए उसका प्राइस बढ़ेगा तो एयर ट्रांसपोर्ट एविएशन फ्यूल महंगा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, ट्रक सब महंगा हो जाएगा. ठीक है, उससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट उसमें आ रहा है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा. जो पीपीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी, नीचे गिर जाएगा. चलो हम खुश हो जाते हैं कि उसका प्राइस कम कर दो, 120 से 100 पे ले आओ, ये भी गलत है. ठीक है ना, फिर दोबारा तो उसके अंदर एक इफेक्टिव स्टेबिलिटी, प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल बहुत कम ऊपर नीचे होता है, बहुत कम, उसको मतलब कंट्रोल करके रखा जाता है. और हर कंट्री को बोला जाता है कि आप अपने यहाँ पे एसपीआरस बना के रखिए. एसपीआर मीन्स स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स. एक पूरे जैसे हुआ क्या था कोविड में, क्या था कि हाँ बिल्कुल, कोविड में वाहन चलने बंद हो गए, पेट्रोल की खपत एकदम से नीचे गिर गई, मार्केट तो खुल नहीं रहा था, ये अच्छी बात नहीं, तो मार्केट तो क्रैश हो जाता है एक ही दिन में, समझिए आप. तो अब एट द टाइम क्या करे, इंडिया इतना ऑयल कहाँ पे रखे, इंडिया ने यूएस को दिया, बहुत सारी कंट्रीज ने दिया तब यूएस को. वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा एसपीआरस है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, वो यूएस के पास. तो हमने भी यूएस को दे दिया कि भाई तुम रखो, जब जरूरत होगी. वाहन तो चल नहीं रहे थे उस टाइम, एक महीने के लिए भी रोक देना बहुत बड़ी बात हो जाती है. आज के टाइम आप नहीं रोक सकते, ग्लोबलाइज इकोनॉमी है. उधर से एनवाईएससी गिरा, इधर से बीएससी गिर जाएगा, बीएससी गिरेगा, एलएससी गिर जाएगा, एसएससी, टोक्यो सब गिर जाएंगे. तो इट मीन्स, और एनवाईएससी का हेल्दी होना बहुत जरूरी है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए. ओके, स्टॉक मार्केट किसी और दिन समझिएगा. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, हाँ ठीक है ना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो काम करता है डाउ जोन्स पे. ओके, इट वर्क्स ऑन द डाउ जोन्स. ओके, ऐसे ही नैस्डैक है. ओके, नैस्डैक भी काफी पावरफुल है, बट एनवाईएससी जितना नहीं है जितना मैं जानता हूँ. नैस्डैक प्राइवेट है, ये वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज भी प्राइवेट है, बताइए. और आफ्टर दैट यू कंसिडर अबाउट इंडिया में बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सेंसेक्स पे काम करता है. ओके, सेंसिटिव इंडेक्स. ओके, देन एनएससी भी चलता है इंडिया में, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये निफ्टी पे काम करता है. एसएससी है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज. आफ्टर दैट एलएससी है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज. दीज आर टॉप 5 to 7 स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें काफी ज्यादा मतलब जो हेल्दी अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं 1, 2 और 3. इंडिया का बहुत बढ़िया है. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है सेबी. सेबी यू नो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, सेबी एक्ट ऑफ 1992 इट वाज बीइंग फॉर्म्ड. ओके, ये आए थे आपके ये कुछ, ये इसके ऊपर ये मूवीज वगैरह भी आई थी, क्या बोलते हैं ये वेब सीरीज, कौन सा था, स्कैम 9, पता ही होगा भैया आप लोग. हाँ, मूवी भी आई है, कौन सा, चलिए छोड़िए इसे, तो क्या क्या जाने इसके बारे में. हर्षद, अच्छा हर्षद, हाँ हर्षद मेहता वॉज अ बिग, ही वॉज अ बुल ऑफ द स्टॉक मार्केट. ही वॉज अ बिग गन, पूरा मार्केट को डिस्टेबलाइज कर दिया था उन्होंने एक रात में. ओके, हर्षद मेहता, और भी बहुत हैं, आपने इतने नहीं पढ़े. हाँ बिल्कुल, और 2-3 और रहे हैं ये. ओके, लाइक अभी तो देखिए, अभी टर्बुलेंस क्रिएट करना मार्केट में इतना आसान नहीं है. अभी मार्केट बड़ा ऑप्टिमम लेवल पे चलता है. बहुत सारे रडार्स हैं मार्केट के ऊपर से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस नजर रखती हैं, क्योंकि पहले मार्केट डिस्टेबलाइज हो जाता था बहुत जल्दी. हाँ, रिकॉर्ड, एनीबडी विल ओपन द मार्केट, कोई भी अपनी कंपनी खोल देगा. हमने कंपनी खोल दिया कि भाई ये हमारा फला फला कंपनी है, और उसके ऊपर कोई वॉचडॉग नहीं था, देयर इज नो वॉचडॉग ओवर दैट. तो किसने भी, हमने ओपन किया, स्टॉक जारी कर दिए, और उसके बाद क्या होगा, देख कंपनी के शेयर की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब प्लांट लगेगा. प्लांट, यू अंडरस्टैंड, ऑपरेशनल. ओके, प्लांट लगेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मार्केट में बिक्री होगी. वो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हुए इंडिया के अंदर तक. ओके, बट अभी तो स्टेबलाइज हो गए. तो ओपेक का काम ये है. नेक्स्ट इज अ सार्क, इट इज अ टूथलेस टाइगर. ओके, ये तो ऑलमोस्ट खत्म ही है. देखिए क्योंकि ना आप मेंबर्स देख लीजिए सार्क के, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है वो इंडिया है, और इंडिया की चलती है सार्क में, बिकॉज चाइना नहीं है इसमें. चाइना ऑब्जर्वर में है. ओके, बट ड्यू टू द इश्यूज विद द पाकिस्तान, तो हम पिछले 4-5 साल से तो हम सार्क कंडक्ट कर ही नहीं रहे, तो इसलिए इसका कुछ कंटेम्प्रेरी है नहीं. नेक्स्ट इज G7. ओके, इट इज अ यूनियन ऑफ 7 to 8 countries. ओके, previously it was G6. When the Canada was added to the political forum in 1976, it became G7.
And when Russia was added to the forum in 1997, it became G8. But Russia was suspended from the G8 in 2014 following the annexation of Crimea. ठीक है, रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था। क्रीमिया किसका टेरिटरी है? यूक्रेन का। ओके, ये दो तीन टेरिटरीज हैं, क्रीमिया है, सेवास्तोपोल है। उस टाइम रशिया ने इसको अपने में मर्ज कर लिया और पुतिन उस टाइम वहाँ पे मीटिंग में ही बैठे थे, जिससे थोड़ा मतलब इश्यूज वगैरह क्रिएट हो गए। ओके, देन आफ्टर दैट रशिया को यूएस ने बोला कि भाई इनको सस्पेंड कर दो, तो रशिया वो सस्पेंडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल फोरम। और उसके बाद तो आप जानती हैं नाटो पैरेलल ही है ना ये इसके, ये कोर्स क्यों है? नाटो ही तो है इसका रीजन। 13 में नाटो की मेंबरशिप और इंक्रीज होने लगी, तो 14 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया रशिया ने ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन रीजंस, और क्रीमिया वाज मर्ज इनटू द एरिया ऑफ द रशिया, जिसके ऊपर पुतिन ने कहा कि हमने तो रेफरेंडम करवाया है, बट वो चलिए जो भी हुआ है। अब क्रीमिया के बाद 14 के बाद 19 में 20 में पुतिन ने वार्निंग्स इशू करी थी, 21 में भी करी थी, 22 में उन्होंने अटैक कर दिया। तो वही नाटो के कारण ही हुआ था। अब तो कम है इसके मेंबर्स, और यूएस की ही चलती है इसमें मीटिंग्स। आप देखते हैं G20, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द G8 एंड द G20? G8 में सारे डेवलप्ड हैं और G20 में डेवलप्ड और डेवलपिंग दो, बस इतना ही डिफरेंस है। और थोड़ा इसलिए G20 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इस साल इंडिया में इसका मीटिंग है, वन कंट्री वन अर्थ वन फ्यूचर, समथिंग लाइक दैट वी हैव गिवन द थीम, एंड वासुदेव कुटुंबकम इज अवर मोटो फॉर दिस ईयर। ओके, तो इंडिया इज गोइंग टू होस्ट। लास्ट ईयर इट वाज कंडक्टेड बाय द इंडोनेशिया। ओके, G20 का एक तो होता है मेजर मीटिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जिसमें आएंगे हेड ऑफ द स्टेट्स और द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो तो एक ही बार होगा। बट पूरे साल भी काफी सारे मीटिंग्स चलते रहेंगे, जैसे अभी अमृतसर में था, पंजाब में, जेके में था, तो ये काफी सारे मीटिंग्स होते रहते हैं रीजनल भी, तो ये पूरा साल ही हमारा G20 में लग जाएगा। ओके, और बाकी आगे की तैयारी चल रही है। ओके, तो समिट्स यू हैव सीन दैट हाँ देखिए, बट वी आर नॉट रशिया ना, देयर इज अ डिफरेंस ना, कि रशिया तो ले सकता है, और दूसरा हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है नेटो टाइप कि दो रीजन। पहला तो रीजन हो गया कि वी आर नॉट रशिया, कि हम इतने एग्रेसिव स्टेट नहीं है। दूसरा हमारा जो हम एक सुपर पावर भी नहीं रहे। रशिया वॉज अ सुपर पावर, इज अ सुपर पावर एंड विल रिमेन अ सुपर पावर। अकॉर्डिंग टू यूएस इट्स अ डिफीटेड सुपर पावर। ओके, यूएस ऐसा थोड़ा बेइज्जती करता है उनकी, तो उस टाइम पीरियड पे हमारे लिए पीओके एक अलग पिजोरेटिव है। क्रीमिया कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं था, क्रीमिया तो एक कंट्री का हिस्सा है, उन्होंने ले लिया, बट जो कश्मीर है इट इज अ डिस्प्यूटेड वन। तो बहुत सारे मतलब इश्यूज आ जाते हैं। बट हाँ, अगर हमें पीओके भी लेना होगा तो हमें तरीका यही अपनाना पड़ेगा, तरीका तो यही होगा, वॉर ही होगा। उस दूसरे तरीके से तो मेमोरेंडम या तो दो आपको भी पता है तरीके, रेफरेंडम और प्लेबिसाइट। अभी एक स्टूडेंट पूछ भी रहा था व्हाट इज प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट मींस इट इज अ काइंड ऑफ जनगणना, वो कुछ उस टाइप में हिंदी में बोलते हैं उसे कुछ, हाँ जनमत संग्रह, जिसके अंदर पीपल विल वोट एंड दे विल सिलेक्ट विद विच कंट्री वी वांट टू ज्वाइन। रेफरेंडम जैसा ही होता है प्लेबिसाइट भी। प्लेबिसाइट किया तो था जूनागढ़ में प्लेबिसाइट ही किया था हमने। ओके, तो और बहुत सारे स्टेट्स में किया है, प्रिंसिपल स्टेट्स में प्लेबिसाइट। तो प्लेबिसाइट के थ्रू एक अच्छा ऑप्शन रहता है अपने पास मर्ज करने का। तो दीज आर द फ्यू रीजंस। तो क्रीमिया के बाद मतलब 2014 के बाद भी नेटो इतना एग्रेसिव नहीं था, बट अभी नेटो ज्यादा एग्रेसिव हो गया था 20 तक, जब उन्होंने बोला कि वी विल गिव द मेंबरशिप टू द यूक्रेन, ये मैटर उठ गया, और फिर यूक्रेन तो ज्यादा हवा में आ गया था। और उनके जो करंट प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, ये थोड़े ज्यादा लॉयल थे यूएस को। वैसे पिछले वाले थे शायद से पेट्रो पोरोशेंको वाज गुड, उनका मैंने टेन्योर पढ़ा है, तो थोड़ा स्टेबलाइज था, बट उनकी सरकार गिरा दी गई, क्या था शायद से, जितना मेरे को पता है CIA ने ही गिरवाई थी उनकी सरकार। एंड देन जेलेंस्की वाज अ कॉमेडियन, तो ही केम इनटू द पावर, तो इससे थोड़ा डिस्टेबलाइजेशन हो गया। एंड हिज लॉयल्टी टूवर्ड्स द यूएस, मतलब एक तरीके का यूएस चेक ही कर रहा था कि अगर हम बिल्कुल पास वाले को मेंबर बनाते हैं तो क्या होगा, तभी तो उन्होंने मेंबरशिप नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। समझ रहे हैं ना, मतलब फिनलैंड ले गया जिसके ऊपर अटैक नहीं हुआ, और यूक्रेन बेचारा ऐसे ही बैठा है।
यूक्रेन वॉज अ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय द यूएस, और वो एक्सपेरिमेंट सफल रहा। ये आपको याद रखना है, वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सफल रहा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पूरा एक डायस्टोपिया क्रिएट कर दिया यूएस ने कि यूक्रेन को मेंबरशिप मिल गई, बट ठप्पा लगना बाकी है कि दे दीजिए हमने इनको मेंबरशिप। और यूएसए क्या कर रहा था, यूएसए वाज कंडक्टिंग द एक्सरसाइजेज ऑन द, सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया था यूएसए ने 2015 में ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द यूक्रेन एंड द रशिया। सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज, कई बिलियन का खर्चा आया था उसके अंदर, और उसके अंदर रशिया कुछ नहीं बोला था तब भी। अभी 20 में भी कंडक्ट किया है इन लोगों ने, 21 में भी कंडक्ट किया है। यूक्रेन में थोड़ा एरोगेंसी बढ़ रही थी कि, और यूक्रेन को तो रशिया से बना के चलनी चाहिए थी, वो बेवकूफ निकले। उनको तो रशिया से बना के चलिए। अब तो CIS के भी मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। बेलारस आपके साथ खड़ा है, बेलारस बेवकूफ नहीं है इस चीज में। बेलारस के पास कई बार ऑप्शंस आए हैं। यूक्रेन, बेलारस, ये कुछ कंट्रीज नहीं है, इनको यूएसए ऐसे ही खरीद के फेंक देगा, एप्पल ही खरीद लेगा इन्हें। बट इनको, इनकी जो लॉयल्टी होनी चाहिए वो ज्यादा रशिया के लिए होनी चाहिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि आप इतने बड़े नेशन स्टेट से लोहा नहीं ले सकते। और आफ्टर दैट 2020-21 में जो एक्सरसाइजेज हुई, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर कर दिया भाई हम तो इनको मेंबरशिप दे देंगे, और यूक्रेन का एक्सपेरिमेंट सफल हुआ और लड़ाई लगवा दी इन्होंने। अब रशिया इज क्लियर विद दिस, रशिया फिनलैंड के ऊपर अटैक करने ही नहीं वाला, मतलब ही नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन राइज होता है कि सर फिनलैंड पे, फिनलैंड इज अ सॉफ्ट नेशन स्टेट, फर्स्ट थिंग, उनको कोई मतलब नहीं है लड़ाई वड़ाई से। वो वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 में भी कितना आए हैं आप लोग जानते हैं, ठीक। तीसरी बात, वो है एक टूरिस्ट स्टेट, उनके HDI आते हैं टॉप 5 में। यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, आफ्टर दैट पॉवर्टी हो गया, टेररिज्म हो गया, उसमें टॉप 5 में आते हैं वो इन सब चीजों में। क्राइम रेट 0 है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस, वो इन चीजों में नहीं पढ़ा करते। फिनलैंड तो इसलिए आया है, उसे डर लग गया कि जो यूक्रेन के साथ हुआ वो मेरे साथ ना हो जाए। इसमें फायदा उठा गया यूक्रेन, दैट इज द फिनलैंड, ओके। और यूक्रेन को देखिए कोई फायदा नहीं हुआ। अगर यूक्रेन के प्रति इतनी ही लॉयल्टी थी यूएस की, तो 1 महीने बाद दे देता भाई उसे। अगर यूएसए के वैसे मॉरल ग्राउंड्स तो है ही नहीं, जहां तक है उनको पता ही नहीं होगा कि मोरालिटी भी कुछ होती है। बट अगर उन्हें इतना ही था तो 22 या 24 फरवरी को पहला मिसाइल छोड़ा है रशिया ने, 25 को दे देते उन्हें मेंबरशिप। चलो 25 फरवरी को भूल गए, बाइडेन बिजी रहते हैं, तो 25 फरवरी 2023 को दे देते। उनकी इंटेंट ही नहीं है देना, उन्होंने देना ही नहीं है यूक्रेन को, क्योंकि उनके रेशनैलिटी, दे बेसिकली डोंट वांट टू गिव द मेंबरशिप टू द यूक्रेन एट एनी कॉस्ट, एंड दिस विल, एंड US will never be you remember about कि they will never be invited to this problem. US is just sponsoring the war. USA बस एक उस वॉर को स्पॉन्सर कर रहा है। यूके ने क्या किया है, ऋषि सुनक जाए, क्या बात बनी, क्या नॉनसेंस है। मतलब आप जेलेंस्की के पास जाके, और जेलेंस्की एक ऐसा इंसान है, उनके व्यक्तित्व से, उनकी बातों से, उनको देख के भी, उनको आप देखा कीजिए, उनको देख के भी पता चलता है कि उनको बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैनिपुलेटिव इंसान है, इसकी बात में आगे, उसकी बात में आगे। यूएस ने कहा कि भाई ये दे देंगे, वो दे देंगे, चलो भाई लड़ते रहे। अब जेलेंस्की को कोई यूक्रेन से ऐसा प्यार नहीं होगा, चलो ठीक है अपना देश है, उसको सबको प्यार होता है, बट उनके कोई ऐसे मॉरल ग्राउंड नहीं होंगे। वो क्यों लड़ रहे हैं, वो फंस चुके हैं, मैदान से भाग नहीं सकते, यू आर द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब सोवरेनिटी वाला कंसेप्ट यू नो अबाउट। अब सेकंड थिंग, लड़ाई को 1 साल हो गया, अब बाकी सब कंट्रीज एड दे रहे हैं। अब यूक्रेन के लोग कहेंगे भाई पहले तुमने इतने लोग मरवा दिए, या तो तुम पहले लड़ाई ना करते, सरेंडर कर देते। अब यहां पे फंस गया। अब यूक्रेन के ऊपर बाउंडेशन है टू रिसीव द एड एज वेल एज द मिलिट्री फ्रॉम द यूएस एंड द एलाइड फोर्सेस। एलाइड ही है, इनटू वन ऑफ द आर्टिकल आई स्टडीड अबाउट कि अभी भी एलाइड चल रहा है, बस एलाइड थोड़ा बिखर गया क्योंकि यूएसएसआर अलग हो गया, ये सब चीजें, तो एलाइड तो अभी भी इकट्ठी ही है। तो फिनलैंड के ऊपर रशिया क्यों अटैक करेगा? फिनलैंड कभी यही नहीं बोलेगा कि मेरे को अटैक करना है रशिया पे, उनको क्या मतलब है। और बेलारस बहुत उल्टा टाइप का देश है, उसको आप हल्के में मत लीजिएगा। वो रशिया से ज्यादा वो जल्दी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, और रशिया ने तो अभी रख दी है वहां पे न्यूक्लियर मिसाइल्स, अपना न्यूक्लियर आर्सेनल का एक सब डिवीजन बनाया है वहां पर। तो इससे कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट किया और एक लड़ाई मिल गया, 1-1.5 साल हो गया, अच्छा चल रहा है उससे, यूएसए की मार्केट अच्छी चलेगी। और बाइडेन को तो रहेगा कि ये लड़ाई 1 साल और चल जाए,
1 साल तो चाहिए ना कम से कम, ये दिसंबर तक तो चाहिए बाइडेन को ये लड़ाई। क्यों? क्योंकि यूके की आर्म्स लॉबी स्ट्रांग होगी एंड आफ्टर दैट सेल्स इंक्रीज होगा, और यूएस की जो टॉप 10 डिफेंस कंपनीज हैं उनमें पुश मिलेगा उन्हें, एंड बाइडेन विल अगेन कम टू द पावर। दिस इज द थिंग। तो अभी ट्रंप भी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ट्रंप होते तो ऐसा नहीं होता, मतलब वो डिविडेंड्स चेंज कर देते। अब उनको ये है, यूएस को ये है कि भाई इंडिया में इस बार G20 हो रहा है, और फ्रांस, यूके, यूएस चाहते हैं कि रशिया शुड नॉट कम, कहीं इंडिया कोई बातचीत ही करवा दे कि भाई आप रिजॉल्व कर लीजिए क्राइसिस। यूएस बिल्कुल नहीं चाहता कि अभी रिजॉल्व हो, एटलीस्ट अप टू द 2024। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए थोड़ा रिजॉल्व कराना मैंडेटरी है, क्योंकि इट विल इंक्रीज हिज लेवल एट द वर्ल्ड। अगर मान लीजिए कल को, क्योंकि आप लोग तो मैच्योर है पिछले 15-20 दिन में, 1965 में रशिया हमारी लड़ाई को आज समझौता करवाने आया था, ताशकंद एग्रीमेंट, लाल बहादुर शास्त्री। अब इंडिया, यूक्रेन और रशिया का मतलब इंडिया का तो लेवल बहुत इंक्रीज हो जाएगा, और फिर आपको पता ही है तो वर्ल्ड में तो पागल ही हो जाएगा वर्ल्ड। तो नोबेल पीस प्राइज नॉमिनी नरेंद्र मोदी, ये सब स्टार्ट हो जाएगा ना। देन और भी बहुत सारे उल्टे पुल्टे जो अवार्ड्स बनाए हुए हैं वो भी मिल जाएंगे उन्हें, और शायद से उन्हें कैंपेनिंग की जरूरत ही ना पड़े 2024 में, ये भी है। क्योंकि बाकी तो देखिए योगी आदित्यनाथ है ही हैं वो। हाँ देखिए 24 में यूनाइटेड अलायंस अगर बनता है तो देयर कुड बी अ कंपटीशन इनटू द मार्केट, अदरवाइज इट इज देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपटीशन इनटू द मार्केट। राहुल गांधी और द अरविंद केजरीवाल, दीज आर नॉट द सप्रेसिंग फोर्सेज। हाँ बीजेपी का थोड़ा वोट इन चीज़ों से कट जाएगा, थोड़ा जो लोग गुस्सा होंगे ना कि ज़्यादा आपने अरविंद केजरीवाल पे ऐसे कर दिया, सिसोदिया जी को अंदर रख दिया, उससे थोड़ा बहुत वोट कटेगा। बाकी तो योगी जी के काम से पसंद है काफ़ी ज़्यादा लोग, ओके। और नरेंद्र मोदी का भी देखिए काम तो ठीक ही है, उनका भी अब क्या बोले, उनकी पॉलिटिक्स काफ़ी वर्सेटाइल है, और जो उनकी पॉलिटिक्स है वो आम आदमी के तो बाहर है, ठीक है ना। और जो आम आदमी के बाहर हो वो हर एक को समझ आ नहीं सकती, तो इसलिए उसी को वोट दे दिया जाए, समझ में नहीं आ रहा, ये ज़्यादा फायदा देगा। तो दैट्स वाई इट इज़ बीइंग सेड कि नरेंद्र मोदी डजंट हैव अ ग्रुप। ये आपका आईआर या पॉलिटी नहीं है, पॉलिटिक्स है ये, इंडियन पॉलिटिक्स, कि नरेंद्र मोदी डजंट सिट इनटू अ ग्रुप, ही इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ ग्रुप। वो एक अपने आप में एक आर्मी है, आर्मी मीन्स अपने आप में एक फोर्स है, वो कि अपने आप में एक उनका स्ट्रेटा है मार्केट में, अपने आप में एक यूनिकनेस है मार्केट में, और जो अपने आप में यूनिकनेस बनाता है तो वो अकेला ही चलता है, उसको किसी की पहचान की जरूरत नहीं होती कि मेरे को 4 आदमी साथ चाहिए। नो, इफ राहुल गांधी हैज टू गिव अ स्टेटमेंट, ही नीड्स अ फोर्स, accompanied by him. A few people will be, खड़गे साहब, खड़गे इज अ वेटरन पॉलिटिशियन, आई रिस्पेक्ट हिम, ओके। खड़गे साहब हो गए, और जो उनके 2-3 हो गए निकम्मे पॉलिटिशियन हैं, तो उनके वो फोर्स चाहिए राहुल गांधी को टू गिव अ पब्लिक स्टेटमेंट, और ही विल नीड अ सपोर्ट ऑफ द प्रियंका गांधी, बिकॉज शी इज ऑल्सो गुड पॉलिटिशियन एट सम लेवल, क्योंकि प्रियंका गांधी भी एक ठीक पॉलिटिशियन है। तो दैट्स वाई कि बोलते हैं ना कि जैसा आपका कंपनी है, जैसे जैसे आप लोगों में बैठते हैं कि यू व्हाट यू आर द, हाँ एवरेज ऑफ, बिल्कुल इट इज अ साइकोलॉजी में पढ़ा है मैंने, यू आर द एवरेज ऑफ 3 to 5 पीपल विद whom you sit with। अब उनका एवरेज है, वो कुछ भी नहीं है। अगर आप एक ग्रुप में रहते हैं, उस ग्रुप में 2 लोग हैं, वैसे ग्रुप बनाने के लिए मिनिमम 3 चाहिए होते हैं, उस ग्रुप में 3 लोग हैं, 4 हैं और 5 हैं। अब मेरे से बोला जाए, चलिए मैं तो सब कुछ ही बता दूंगा, बट एक आम इंसान से बोला जाए कि भैया बताओ ये फला फला इंसान कैसा होगा, तो आप उसके एवरेज ही तो होंगे, इससे ज़्यादा कैसे हो सकते हैं आप? 3 से 5 लोग। दैट्स वाई आइसोलेशन इज नेसेसरी, आइसोलेशन बहुत नेसेसरी होता है। आइसोलेशन इज नॉट नेसेसरी, इट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ एवरीथिंग। अब आप ऐसे ग्रुप में बैठते हैं कि जो थोड़ा हॉरेंडस है, या फिर जो थोड़ा एंटी सोशल एलिमेंट्स में इन्वॉल्व है, तो आप उसी का एवरेज होंगे ना, उसके एवरेज से इजीली रिजल्ट निकल सकता है कि व्हाट विल बी द, जैसे हम बोलते जैसी संगत वैसी रंगत। अब जैसे आप ऐसे ग्रुप में आप बैठते हैं, तो उस ग्रुप से आपका कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उससे कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप कुछ बहुत अच्छा डेवलप, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो अकेले में होता है। डेवलपमेंट इज अ इंडिविजुअल प्रोसेस, इट इज नॉट अ कलेक्टिव प्रोसेस। और अगर आप ऐसे ग्रुप में हैं कि जिसमें आपकी तारीफ बहुत होती है,
फिर तो यू आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, फिर तो खत्म है भैया। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में फंस चुके हैं आज के टाइम में जहां पे आपको बहुत बड़ा माना जाता है, कि आपको बहुत नॉलेजेबल माना जाता है, या फिर उसमें ऐसा माना जाता है कि भाई ये लड़का या लड़की बड़ी नॉलेज है इसे, फिर तो यू आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। क्योंकि उस ग्रुप में जिसको समझ आने वो आ गया उसे, ठीक है ना। कुछ ही लोगों को समझ आएगी ये चीज़ कि अगर, क्योंकि उस ग्रुप में आप क्या होंगे, नॉलेजेबल, और आप दूसरों को आप क्या करते रहेंगे, हाँ बस डोनेशन देते रहोगे आप एक, और वो डोनेशन आपके तो किसी डेवलपमेंट में काम आएगी नहीं, और जिनको आप दे रहे हो उनको कुछ आता जाता ही नहीं, क्या करोगे उन्हें देखे। ऐसे मतलब मूर्ख लोगों से तभी दूर रहना चाहिए कि अ फूल विल नॉट stop talking with you until you will bang your head on the wall or their head on the wall. ठीक, हाँ हाँ, will, yeah, he will bring the next level. Shakespeare talked about this, that you should not argue with the fool. That's why the silence is the best key for the success. Silence is a very big thing. Silence is a notable argument into every conversation. जितना चुप रहेंगे हम उतना हमारा डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा, जितना हम चुप रहेंगे और जितना आइसोलेट रहेंगे। जैसे ही ग्रुप बना खत्म है पूरा डेवलपमेंट, ठीक ना। जो जितना अकेला रहता है, और मैं तो यही सजेशन करता हूँ सबको कि सभी अकेले ही रहा कीजिए, किसी की ज़रूरत नहीं होती लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अपना अकेले रहे, अकेले बने, आगे बढ़े। जहाँ पे ग्रुप में हुए तो वहाँ पे एनर्जीज डाइवर्सिफाई हो जाती है। ओके, मैं चलो मेरा तो एक ऐसा है कि मैं तो किसी के साथ रहना पसंद ही नहीं करता ज़्यादा, बट हाँ मैं फैकल्टीज़ में भी आप देख लीजिए, मैं तो यहाँ पे हो चाहे राजेंद्र नगर हो, मैं किसी भी फैकल्टी से कोई कन्वर्सेशन नहीं, कभी भी, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, कहीं भी, हम कभी भी कोई कन्वर्सेशन, कोई बातचीत में रखना पसंद ही नहीं करता। चलो ये हो सकता है कि शायद से मैं एक लेवल पे इंट्रोवर्ट हूँ या फिर एक्सट्रोवर्ट हूँ किसी लेवल पे, बट आई नेवर, क्या करना है किसी से बातचीत करके। वो कॉल पे तो बहुत कम, कॉल पे तो मतलब ही नहीं कि हाँ, कॉल पे ऐसा है कि भाई दिन भर कॉल्स आएंगे, बात करना है आपको ज़रूरी, आपको क्लास से पहले, क्लास के बाद टाइम लगा अपना, ठीक है निपटा लीजिए, 100 टाइप के काम होते हैं आदमी को। बट ऐसे नहीं कि आप इतने ऑर्डनरी हैं कि आप चलते फिरते किसी से ही बात कर लिया, किसी से ही वही सो गए, पढ़ गए, खा लिया, पता ही नहीं वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है। वैल्यू ऑफ लाइफ भी कुछ होता है ना, कि ऐसे लोगों के लिए लाइफ कुछ है ही नहीं। नींद आ गई, सो गए, बताइए क्या भी क्या करोगे। और खाने खाने का मन करा तो पता ही नहीं कितना खाना है, खाई गई। ओके, बात कर रहे हैं तो कुछ भी बोली जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि कैसी कंपनी में बैठे हैं, कैसे माहौल में बैठे हैं, माता पिता के साथ बैठे हैं, वहाँ पे कुछ भी बकवास मार दी, पता ही नहीं चलता। इससे कोई रिच लाइफ नहीं क्रिएट हो पाएगी। ऐसे लोग वैसे धरती पे बोझ हैं, बट क्या कर सकते हैं, अभी धरती भी एक लेवल तक ही बोझ उठा सकती है। तो धरती ने एज दिया है 40, 50, 60, 70, 80, तब तक वो बोझ को उठा लेगी। तो एट दैट टाइम की ऐसी लाइफ को आप एक रिच लाइफ नहीं कह सकते। हंस पड़े, फैल गए, वैसे तो हंसना तो बहुत कम होना चाहिए, हाँ हंसना बहुत कम होना चाहिए इनटू माय पर्सनल व्यू पॉइंट, कि जैसे लाफिंग एंड स्माइलिंग इट शुड बी बैंड। ओके, कपिल शर्मा देख लिया, क्या है भाई ये, क्या है ये, क्या ज़िंदगी है ये, क्या है कपिल शर्मा में, मेरे को समझ ही नहीं आया, उनका लॉजिक ही नहीं समझ आया मेरे को तो उनका। कि हाँ ये हो सकता है कि भाई हम ज़्यादा पढ़ लिए तो हम हर चीज़ में लॉजिक ढूंढ रहे हो सकते हैं, ये हो सकता है, हम अपनी भी कमी मानते हैं कि हमने ज़्यादा पढ़ लिया तो हम कहेंगे भाई ये तो तर्क क्या है इसमें। बट हाँ क्या देखना है उसको, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है ज़िंदगी में। हमें तो अब तक टाइम नहीं मिला कि हम कुछ ज्ञान कुछ ले सकें। मेरे को तो नहीं लगता कि आज से मैंने कुछ इतना सीखा है, अभी भी सीख ही रहे हैं, 10-15 साल हो गए पढ़ते हुए, और अभी भी मेरे को नहीं लगता कि कुछ आता है मेरे को ऐसा कुछ खास। तो एट द टाइम आपको इतना टाइम ही नहीं है। हाँ ठीक है, एन्जॉयमेंट के लिए कुछ और कर लीजिए, म्यूज़िक वगैरह हो गया, अच्छा कुछ सुना, अच्छे भजन सुना कीजिए, कोई अच्छा मेडिटेशन के हो गए, अवलोकितेश्वरा को सुना कीजिए, इट्स वेरी गुड। ओके, मंत्र ऑफ अवलोकितेश्वरा इज़ वेरी फेमस, इट इज़ गुड इन नेचर। ओके, एंड मैनी अदर थिंग्स आर देयर। ओके, बट इनमें चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में टाइम ख़राब करने से कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो उसको जितना अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में 2-4 बंदों को रखिए जो अभी आपका इतना है नहीं ना, आप जज भी नहीं कर पाते कि बड़ा बढ़िया है भाई ये इंसान, कोई भी बढ़िया लग जाता है, कोई भी 2 दिन में घटिया हो जाता है, यही नहीं पता चलता अभी। तो एट द टाइम रखें, 2-3 लोग रखें, ठीक है भाई अच्छे हैं, जो हमारे लिए कोई फ़ायदा कुछ सोचते हैं और थोड़ा हमें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं,
क्रिटिसिज्म वाले बड़े ज़रूरी होने चाहिए, फ़ायदा वाले तो चलो घटिया ही होंगे, क्रिटिसिज्म वाले ज़्यादा ज़रूरी होने चाहिए कि जो हमें टाइम टाइम पे क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि भैया ऐसी कमी है तुम्हारे अंदर, ऐसी कमी है, ये इसको थोड़ा ठीक कर लो। तो ऐसे अपने 2-3 लोग रखे, उनसे बातचीत रखा और अपना अंडरस्टैंडिंग रखा, ठीक है। और ज़्यादा फालतू में हर किसी के ऊपर गिर जाना, लगाव रख लेना, ये भी कोई रिच लाइफ की निशानी नहीं है। तो फिर तो ऐसे में आप ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वी हैव डिस्कस अप टू दिस टॉपिक, दैट इज द लास्ट इज द G20। प्लीज मार्क इंडिया में एक बार लिख लीजिए प्लीज, व्हाट इज द थीम? वन कंट्री, वन नेशन, वन अर्थ, वन नेशन, वन फ्यूचर, समथिंग लाइक दैट। प्लीज राइट डाउन, वन अर्थ, वन नेशन, वन फ्यूचर। ये आगे पीछे होगा, आप देख लीजिएगा। और एक वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, दिस इज द थीम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एंड वो जो हमारा मोटो है, दैट इज द वासुदेव कुटुंबकम। यू मस्ट सी अबाउट फ्यू थिंग्स कि न्यू दिल्ली में काफ़ी सारी चीज़ें आजकल, मतलब अभी बढ़ता जा रहा है G20 का। हाँ, ऑटो ड्राइवर्स का भी कर दिया, बस स्टैंड्स पे भी अभी देखा मैंने, NH पे, फ्लाईओवर्स पे भी कर रहे हैं, प्लेस स्टॉल बना रखा था। तो दिस इज गुड कि इन सारी जगहों का आप एक नोट प्रिपेयर कर लीजिए। G20 के ऊपर तो पूरा प्रिपेयर रखिए। G20 में वो बहुत, अगर वैसे तो देखिए आएगा नहीं G20, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हमारे एग्जाम में अगर आएगा तो इतनी और चीज़ आएगी कि वो बहुत मुश्किल रहेगी आपके लिए उसको ढूंढना। तो ये ना G20 का मैं आपको पहले ही बता के चलता हूँ। G20 की ना वेबसाइट बनेगी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको याद रखिएगा। जब G20 का मीटिंग हो जाए तो उस वेबसाइट पे एक बार विजिट करके उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, सिर्फ उस वेबसाइट का, विच विल बी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया G20 के लिए। क्योंकि G20 के लिए वेबसाइट बनाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द रीजन इज कि जिन स्टेट्स को यहाँ पे डिपॉजिटरी, मतलब जिन स्टेट्स को यहाँ पे आना होता है उनको DS बोलते हैं, डिपॉजिटरी स्टेट्स, तो उनको उस पर विजिट करना होता है। तो जितना भी डाटा है आपको ऑथेंटिक उसी पे मिलेगा। विकिपीडिया वगैरह में मत देखिएगा इसका, और उसमें से कोई क्वेश्चन निकाल के वो पूछेगा गारंटेड, अगर नहीं तो इस साल में, नहीं तो अगले साल में, उससे आगे नहीं पूछेगा G20। ओके, प्लीज सी डाउन द क्वेश्चन फॉर योर होम। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। 151। थैंक यू।